राधे राधे। एपिसोड 375। चोरी चुपके। दिल्ली। घर के सभी लोग नाश्ते के टेबल पर बैठे थे। आद्या सानवी को नाश्ता कराते हुए घूर रही थी, क्योंकि कल रात को जो उसने देखा था उसके बाद वो उससे थोड़ी गुस्सा थी। वो आरव को बहुत पहले से जानती थी, लेकिन उसे वंश की तरह बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। लेकिन कल रात जिस तरह आरव और सानवी को कमरे में उसने देखा था, उसके बाद उसे सानवी की फिक्र होने लगी थी। आद्या को कमरे में देखकर आरव तुरंत ही वहाँ से चला गया था। सानवी चुपचाप नाश्ता कर रही थी, लेकिन उसके खाने में बिल्कुल भी मन नहीं था। वंश को भी उसे ही देख रहा था। तभी सोना ने हिचकिचाते हुए पूछा कि क्या आयांश से किसी ने बात की? कितने दिन हो गए? वो कह ही रही थी कि अंश ने कठोर आवाज़ में कहा, तुम्हें उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो जहाँ भी है खुश है। उसे तुम्हारी कोई याद नहीं आ रही है। और तुम हो कि? सोना ने मुंह बनाते हुए उसे देखा। उसने कहा, हाँ, तो वो आपका भी बेटा है। क्या आपको उसकी फिक्र नहीं होती? उसने ज़रूर आपकी कहानी सुनी होगी, इसलिए ऐसा किया। आप ही तो सब कुछ सिखा रहे हैं ना उसे। यह सुनकर अंश ने हैरानी से कहा, कमाल है, तुम हर बार मुझे बीच में क्यों लाती हो? जब से तुम्हारे बेटे ने शादी की है, तब से अब तक तुम ये बात हर वक्त मुझे सुनाती रहती हो। मैंने नहीं कहा था उसे काली की बेटी से शादी करने के लिए, ठीक है? सोना ने गुस्से से कहा, जो भी हो, आपको उसका पता लगाना चाहिए। अगर वो नहीं लाना चाहता तो आप उसे इस घर में लेकर आइए। वो हमारे घर की बहू है। अगर वो इस घर में रहेगी तो आयांश को उसे अपनी पत्नी मानना ही होगा। अंश ने कहा, मैं उसे घर लेकर क्यों आऊँ? तुम्हारे बेटे ने की है उससे शादी, वो उसे लेकर आएगा। मैं उसे लेकर क्यों आऊँगा? मैं देख रहा हूँ, जब से तुम सास बनी हो तब से बहुत अजीब होती जा रही हो तुम। सोना ने घूरकर उसे देखा। तभी सानवी ने कहा, मम्मा, डैडा, हमारा नाश्ता हो गया, अब हम ऑफिस जा रहे हैं। उसने इतना कहा ही था कि दो लोगों ने आवाज़ आई, तुम ऑफिस नहीं जाओगी। सोना और अंश जो अभी तक लड़ रहे थे, वो वंश और आद्या को देखने लगे, क्योंकि सानवी को ऑफिस जाने से रोकने वाले वो दोनों ही थे। सानवी ने अपने आद्या दी और भाई को देखा और वो उदास हो गई। अंश ने उन दोनों को आंखें छोटी करके देखा और कहा, क्यों? प्रिंसेस ऑफिस क्यों नहीं जा सकती? ये सुनकर वंश कुछ कहने को ही था कि आद्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। आद्या ने कहा, कुछ नहीं अंकल, इसके कहने का मतलब है कि ये अकेली नहीं जाएगी। मैं इसे ऑफिस छोड़ने जाऊंगी। अंश ने हाँ में सर हिलाया और बोला, ठीक है। वंश ने घूरकर सानवी और आद्या को देखा। सानवी ने अपना सिर झुका लिया। कुछ देर बाद सबने नाश्ता किया और अपने अपने काम से चले गए। सानवी आद्या के साथ कार के पास आ गई। वो कार में बैठने को ही थी कि आद्या ने अपने कमर पर हाथ रखा और उसे वार्निंग टोन में देखने लगी और बोली, तुम ऑफिस जा तो रही हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम आरव के साथ कुछ भी करो। तुम उससे जितना दूर हो सके उतना दूर रहोगी, सिर्फ अपने काम से मतलब रखोगी। सानवी ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, ओके दी। सानवी कार में बैठ गई। तभी उसका फ़ोन बजने लगा। उसने देखा आरव का ही फ़ोन था। उसने आद्या को देखा जो उसके फ़ोन में फ्लैश हो रहे नाम को घूर रही थी। सानवी ने डरते हुए फ़ोन उठाया और कहा, हेलो मल्होत्रा सर। हेलो मल्होत्रा सर। हेलो मल्होत्रा सर। सामने से आरव ने कुछ नहीं कहा, तो फिर हेलो मल्होत्रा सर। सामने आरव ने कुछ कहा तो सानवी ने ओके सर कहकर फ़ोन काट दिया। आद्या ने बेरुखी से कहा, क्या कह रहा था वो बेवकूफ़? आरव को बेवकूफ़ कहे जाने से सानवी ने हैरानी से आद्या को देखा। उसने कहा, वो हमें सीधा रेस्टोरेंट बुला रहे हैं। वो वहाँ पर
वो कह ही रही थी कि आद्या कार की स्पीड बढ़ाते हुए बोली, वो साला कभी नहीं सुधरेगा। रात में इतना सुनाया था, फिर भी। अभी बताती हूँ उसे। कौन सा रेस्टोरेंट में है वो? सानवी ने कहा। दी, आप हमारी बात। आद्या ने कहा, शट अप सानवी, मैंने कुछ पूछा। सानवी ने अपना सर झुका लिया और एक जगह का नाम बताया। कुछ देर बाद दोनों एक बड़े से रेस्टोरेंट में पहुंचे। आद्या कार से बाहर आई और अपने स्लीव को चढ़ाते हुए रेस्टोरेंट के अंदर आ गई। इसने उधर उधर देखा। एक टेबल पर आरव किसी के साथ बैठा बातें करते दिखा। वो उसके पास गई और उसके पीछे खड़े होकर उसके कंधे पर हाथ रखा। आरव को लगा सानवी होगी, लेकिन अपने पास आद्या को देखकर उसके चेहरे के भाव बदल गए। आद्या अपने मुंह में च्युइंगम चबाते हुए बोली, क्यों बे, कल रात मैंने समझाया था ना तुझे? तो फिर ये क्या हरकत है? तूने मेरी बहन को डेट पर बुलाया? आरव ने गुस्से से उसे घूरा और उसके पीछे खड़ी सानवी को देखने लगा। सानवी उसे ही देख रही थी। आरव कुर्सी से खड़ा हुआ और उसे फेस करते हुए बोला, एक्सक्यूज़ मी, फॉर यू काइंड इन्फॉर्मेशन, तुम्हारी बहन मेरी पीए है। मैंने उसे डेट पर नहीं बुलाया है, बल्कि एक केस पर डिस्कस करने के लिए बुलाया। और यहाँ मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे क्लाइंट भी हैं। ये कहने के बाद उसने अपने सामने बैठे एक मिडिल एज महिला की तरफ इशारा किया। आद्या ने उसे देखा और फिर आरव को उसने कहा, ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ भी मत सोचना। और उसने सानवी को देखा और चली गई। उसके जाने के बाद आरव सानवी को घूरने लगा। सानवी ने कहा, आई एम सॉरी सर। उसे ऐसा देखकर आरव ने भाव जल्दी से बदल दिए। उसने सानवी का हाथ पकड़ा और कहा, इट्स ओके, वो तुम्हारी दी हैं, इसलिए मुझे उनकी बातों का बुरा नहीं लगा। सानवी ने हाँ में सिर हिलाया। आरव ने उसके लिए कुर्सी खींची तो सानवी उठ गई। उसने सामने बैठी मिडिल एज महिला को उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, मिस्टर मल्होत्रा, आप दोनों की जोड़ी बहुत कमाल की है। मैं देख पा रही हूँ आप अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करते हैं। सानवी ने यह सुना तो हैरानी से उसे देखने लगी। आरव मुस्कुराते हुए बोला, वेल मिसेस दास, मुझे मेरी पर्सनल चीज़ों के बारे में बात करने में आदत नहीं है, लेकिन आपने जो कहा वो सच है। मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। ये मेरी रातों की नींद है तो दिन का सुकून। आप समझ सकती हैं, ये मेरी ज़िंदगी है। ये कहते हुए वो सानवी को देखने लगा। सानवी ने ये देखा और वो शर्मा गई। उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो गए। आरव ने उसे शर्माते देखा तो उसे बहुत अच्छा लगा। फिर कुछ पल बाद उसने अपने चेहरे पर सीरियस भाव लाते हुए कहा, एनीवे, हम केस के बारे में बात करें? मिसेस दास ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, और वो उन्हें केस के बारे में बताने लगा। कुछ देर डिस्कस करने के बाद उसने कहा, मुझे पता है आप ज़रूर इस केस की जीतेंगे, लेकिन आपको केस को अच्छे से समझने के लिए नोएडा आना होगा। ये थोड़ा पेचीदा मामला है। आरव ने जब ये सुना कि ये पेचीदा मामला है, आरव ने कहा, ठीक है, हम हियरिंग से पहले आ जाएंगे। आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। केस तो आप ही जीतेंगे। आफ्टर ऑल, आप उनके पास आई हैं जिनने आज तक एक भी केस नहीं हारा है। ये कहते हुए वो प्राउडली मुस्कुराया। इधर रूहानी सूरज से बात कर रही थी। सिया ने सूरज के बारे में रूहानी को सब बता दिया था, इसलिए रूहानी आज ज़्यादा झिझक नहीं रही थी। उसने कहा, हमें माफ़ करना, हम कल उस तरह बर्ताव। वो कह ही रही थी कि सूरज ने कहा, इट्स ओके, मैं समझता हूँ, आपकी माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। रूहानी ने अपना सर हिलाया। इधर आयांश उन दोनों को बातें करने देख रहा सकता था, लेकिन सुन नहीं सकता था कि वो क्या बात कर रहे हैं। तभी रूहानी को लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने जल्दी से उस तरफ देखा, लेकिन तब तक आयांश डीन के बराबर में खड़ा हो गया, जिसे आयांश को वो नहीं देख पाई। डीन ने हैरानी से आयांश को देखा, क्योंकि आयांश ने अभी अभी जो किया था वो बहुत बचकाना था। आयांश की चंद बंद आंखों ने देखकर वो समझ गए कि कोशिश करने लगे कि आखिर वहाँ हो क्या रहा था। तभी सिया ने कहा, अब क्लास चलें, अभी बस शुरू होने वाली है। सबने हाँ में सिर हिलाया
और रूहानी जो जानना नहीं चाहती थी, सिया उसे खींचते हुए ले गई। उसके जाने के बाद आयांश ने धीरे से अपना सर टेढ़ा किया और फिर उस तरफ देखने लगा जहाँ पर अब वो नज़र नहीं आ रही थी। उसने इधर उधर देखा लेकिन आसपास में कोई नहीं था। उसने कहा, गहरी सांस ली और अपने मन में कहा, बच गया। उसने डीन को देखा तो अपना मुंह खोलकर उसकी हर एक हरकत को देख रहा था। उसने ऑकवर्ड होकर अपने गला साफ करते हुए कहा, हम ऑफिस में चलें? मुझे बहुत गर्मी लग रही है। ये कहने के बाद उसने अपने शर्ट का एक बटन खोला। डीन ने हाँ में सर हिलाया और वो दोनों बातें करते हुए चले गए। ऑफिस में आकर वे दोनों बैठ गए। तभी डीन ने कहा, तो अब हमें उस ज़मीन को पाने के लिए क्या करना होगा सर? क्योंकि हमने हर तरह की कोशिश करके देख ली, वो बहुत पावरफुल है, इसलिए हम कुछ भी नहीं कर पाए। आयांश ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, सबसे आसान काम करो, उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करो। उस डीन ने गहरी सांस ली और कहा, सर हमने ये करके देख लिया, पर वो इतने खतरनाक, वो अपनी बात पूरी कर ही नहीं पाया क्योंकि आयांश ने बीच में कहा, तो फिर से करो और इस बार मेरा नाम ज़रूर लेना। डीन ने हाँ में सिर हिलाया। उसने अपने असिस्टेंट को जल्दी से पास के पुलिस स्टेशन भेज दिया। लगभग 2 घंटे बाद एक शानदार ऑफिस में बैठे इंसान के सामने वाली टेबल पर रखा टेलीफोन बजने लगा। उसने फ़ोन के इरिटेटेड करने वाली आवाज़ से बचने के लिए जल्दी से फ़ोन रिसीव किया। सामने से कुछ कहा गया और इस इंसान के होठ अजीब तरह से ऊपर उठ गए। उसने अपनी भारी लेकिन कर्कश आवाज़ में कहा, ये साला डीन कभी नहीं सुधर सकता, मुझे खुद ही कॉलेज जाकर उसे सबक सिखाना होगा। ये कहने के बाद उसने फ़ोन रखा और खड़े होकर अपने कुर्सी के पीछे टंगे कोट लेते हुए चला गया। लंच ब्रेक। रूहानी, सिया और उसके दोस्त लंच करने कैंटीन में बैठे थे। रूहानी का शक्ल उतरा हुआ था क्योंकि उसने अभी अभी 2 ऐसे केसेस अटेंड किए थे जो उसके मतलब की नहीं थी और उसके सर से ऊपर निकल गई वो दोनों क्लासेस। जानवी उसके चेहरे को ही देख रही थी। रूहानी इतनी सुंदर थी कि कैंटीन में बैठे लगभग सभी लड़कों की नज़र उसी पर थी, जिस बात से जानवी को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। आज क्लास में भी यही हो रहा था। उसने अजीब सा मुंह करके खाना चबाया और रूहानी को देखने लगी। उसने कहा, रूहानी दी, आप बर्गर क्यों नहीं खा रही हैं? रूहानी ने अपने प्लेट को देखा और मुंह बनाते हुए कहा, हमने ये कभी नहीं खाया है और ये बहुत अजीब दिखाई दे रहा है। जानवी ने हाँ में सिर हिलाया। सूरज ने रूहानी से कहा, कोई बात नहीं, तुम कुछ और खा लेना। रूहानी ने हाँ में सिर हिलाया और फिर से मुंह लटकाकर बैठ गई। सूरज ने उसे ऐसे देखा और कहा, क्या हुआ, आप इतनी उदास क्यों हैं? क्या आपको क्लासेस पसंद नहीं आई? उसके सवाल पर रूहानी ने उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखा और कहा, वो दरअसल हमें समझ नहीं आया वहाँ क्या पढ़ाया गया, हमने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है ना। जानवी ने पूछा, तो आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? रूहानी ने इनोसेंटली कहा, वो हमने तो 10वीं तक पढ़ाई की है। और उसके बाद वो कह ही रही थी कि जानवी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उसने ताली बजाते हुए कहा, क्या कहा आपने? हा हा हा, ओह गॉड, किस दुनिया में रहती हैं आप? आपने सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई की है? आई कांट बिलीव। रूहानी ने उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखा और हाँ में सर हिलाया। सिया ने उसे हंसते हुए देखा तो कहा, हाँ, तो इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? जानवी अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी हंसी रोकने की कोशिश करते हुए बोली, अब ये मत कहना आप गांव से आई हैं। रूहानी ने फिर से इनोसेंटली हाँ में सिर हिलाया। इस बार जानवी ने अपनी हंसी रोक ली और कहा, आप सीरियसली? फिर आप कॉलेज में क्या कर रही हैं? आपको तो स्कूल में होना चाहिए। उसकी यह बात सुनकर बैठे सभी लोग ने सुना और बातें करने लगे। इस बार रूहानी को भी अपनी बात थोड़ी बुरी लग गई और सबकी अजीब नज़रों से अपने ऊपर महसूस करके वो बहुत ही नर्वस हो गई। सिया ने उसे ऐसे देखा तो जानवी को डांटते हुए बोली, अगर ये गांव से है तो क्या हुआ जानवी, तुम इनका मजाक क्यों बना रही हो? क्या ये कहीं आ जा नहीं सकती? और खबरदार, जो अब आप बत्ती सी दिखाई, मुझे बुरा कोई नहीं होगा। मैं सच में
मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहने के बाद उसने रूहानी का हाथ पकड़ा और उसे वहाँ से ले गई। उसके जाने के बाद सूरज ने गुस्से से जाह्नवी को देखा और कहा, तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए, और वो भी वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद जाह्नवी ने गुस्से से अपनी मुट्ठी बांध ली। इधर रूहानी चुपचाप अपना सर झुकाए सिया के पीछे जा रही थी और सिया की बड़बड़ाने की आवाज़ सुन रही थी। उसने कहा, सिया, तुम्हें हमारे लिए अपने दोस्तों से लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी। वो ठीक ही तो कह रही थी, हम गांव से तो हैं। सिया ने यह उसे घूर कर देखा और कहा, शट अप दी, वो आपका मजाक उड़ा रही थी और ये आपका गांव नहीं है। यहाँ मजाक उड़ाने का मतलब होता है नीचे दिखाना। मुझे बर्दाश्त नहीं हुई कोई आपको कुछ भी कहे, चाहे वो मेरी दोस्त ही क्यों ना हो। रूहानी ने यह सुना और हंसने लगी। उसने उसे गला से लगाकर कहा, ठीक है, धन्यवाद, चलो कहीं बैठते हैं। सिया ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, ठीक है, चलते हैं। ये कहकर वे दोनों कॉलेज कैंपस में पेड़ के पास आ गए। तभी एक सफ़ेद रंग की महंगी कार कैंपस में आकर रुकी, जिसमें उसका सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। उसमें से एक हैंडसम लेकिन अजीब सा आदमी, जिसने नीले रंग की शर्ट और काले रंग का पैंट पहना था, वो बाहर आया। सभी लोग उसे देखने लगे। उसने अपनी काली आंखों से सभी तरफ नज़र दौड़ाई और अंदर जाने लगा। तभी कोई उसके सामने आकर झुका, जिसे देखकर वो 2 कदम पीछे हट गया। इधर रूहानी और सिया पेड़ के नीचे बैठे ही थे। तभी सिया ने देखा रूहानी ने एक कान का ईयरिंग कहीं गिरा दिया था। उसने कहा, दी, आपके कान के ईयरिंग कहाँ हैं? रूहानी ने अपने कान में हाथ लगाया और कहा, अरे ये कहाँ गिरा? और वो इधर उधर देखने लगा। तभी उससे कुछ ही दूर पर चीज़ धूप की रोशनी में चमकने लगी। उसने कहा, वो रहा, और वो उस तरफ भागी। लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया सामने से कोई आ रहा था। लेकिन सिया ने उसे देख लिया। वो उसे रोकती उससे पहले रूहानी वहाँ तक पहुँच गई और अपने ईयरिंग को उठाने के लिए झुकी। वो उसे उठाते हुए बच्चों की तरह बोली, मिल गया। और तभी उसकी नज़र अपने सामने खड़े इंसान पर पड़ी और उसे एकटक देखती रह गई। उसे ऐसे खुद को देखते पाक कर रूहानी की मुस्कान गायब हो गई। उसने सिया को देखा, जो उसे सामने से हटने की कोशिश कर रहा था। रूहानी ने एक नज़र अपने सामने खड़े इंसान को देखा और वहाँ से जाने लगी तो उस लड़के ने अपनी भारी आवाज़ में कहा, रुको, मुझसे माफ़ी कौन मांगेगा? रूहानी ने यह सुना और उसे पलटकर देखने लगी। वो अब भी उसे ही देख रही थी। उसने अपनी नज़रें नीचे कर ली और धीरे से कहा, हमें माफ़ करना, हम गलती से आपके सामने आ गए थे। इस इंसान ने उसकी मीठी सी आवाज़ सुनकर वो उसे आगे भी बस सुनना चाहता था, लेकिन रूहानी उससे माफ़ी मांगने के बाद वहाँ से जाने लगी। उस इंसान ने अपने हाथ आगे किया और मुस्कुराते हुए कहा, हेलो, मेरा नाम राज है, राज खन्ना। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, ब्यूटीफुल लेडी? रूहानी ने उसके हाथ को देखा और फिर उसे याद आया सिया ने उसे क्या सिखाया था। उसने धीरे से अपना हाथ आगे किया और मुस्कुराते हुए कहा, हमारा नाम रूहानी है। राज ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया और हैंडशेक करने लगा। पूरे कॉलेज की नज़रें उन दोनों पर हैरानी से टिक गई। उसके साथ ही कोई और भी उसकी कठोर आंखों से उन दोनों को देख रहा था। कौन हो सकता है वो? आपको क्या लगता है? कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड नाउ नेक्स्ट एपिसोड। ये कहानी है वन्या और यक्षित राय सिंघानिया की। वन्या की माँ उसे बहुत मारती है, पीटती है, उसे खाना भी नहीं देती है पूरा, और उससे घर का सारा काम कराती है। वन्या के पिता ने ये वन्या की माँ के बढ़ने के बाद दूसरी शादी की थी, जिससे कि वो वन्या का ध्यान रख सके। लेकिन वह तो सौतेली माँ अपना सौतेलापन पूरा दिखाती है और उसके साथ बहुत ही ज़्यादा सौतेला व्यवहार करती है। एक दिन तंग आकर वन्या अपना घर छोड़ अपनी सहेली के पास चली जाती है। सहेली कहती है कि कम से कम आज हमारे एक दोस्त का जन्मदिन है क्लब में, उसे अटेंड कर लो, फिर चले जाना। वन्या इस बात के लिए राज़ी हो जाती है और वो क्लब चली जाती है। क्लब में वहाँ पे वो अपने कॉलेज के कुछ
कुलीग से मिलती है जिन्हों के उसने पहले कभी उनकी मना किया था, उनको इनकार किया था। इसका वो बदला लेने के लिए वान्या की ड्रिंक में ड्रग्स मिला देते हैं और उसे कमरे में ले जाते हैं। वो वान्या के साथ कुछ गलत करने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ हमारे हीरो, हमारे स्मार्ट हीरो यक्षित राय सिंघानिया, जो बहुत हैंडसम हैं, जो बहुत पैसे वाले हैं, जो बहुत ही मशहूर है, अंडरवर्ल्ड के किंग हैं, उसे बचाते हैं। उसे बचा तो लेते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि बचाते बचाते में ही वो लड़की बेहोश हो गई है, जिसे वो जानते भी नहीं हैं और उसे अकेले यहाँ छोड़कर भी नहीं जा सकते हैं, तो उसे वो फार्म हाउस पे ले जाते हैं और डॉक्टर्स को बुलाते हैं। डॉक्टर बताती है कि इसने काफ़ी दिन से ठीक से कुछ खाया पिया नहीं है, इसके शरीर पर बहुत सारे ताज़ा घाव हैं और इसकी केयर की बहुत ज़रूरत है। उसे दवाइयाँ और सप्लीमेंट्स दी जाती हैं। जब उसे होश आता है तब यही बिजनेसमैन यक्षित राय सिंघानिया उससे कहता है, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, इसके बदले मुझे कुछ चाहिए, क्योंकि मैं तो फ्री में कुछ करता नहीं। तो उसके बदले में वह कहता है कि मुझे तुमसे कल शादी करनी है। शादी, वो बहुत परेशान हो जाती है। वो सोचती है एक जगह से निकली, ये तो मैं दूसरी जगह खाई में गिर गई। कहते हैं ना, गड्ढे में से निकले और खाई में गिर गए। लेकिन वो वहाँ से भागने की बहुत कोशिश करती है। इस बात को भांपते हुए यक्षित राय सिंघानिया वहाँ पे कड़ा पहरा कर देता है। दूसरे दिन यक्षित राय सिंघानिया की शादी उसी की दोस्त अवनी से होने वाली होती है, जो उसकी कॉलेज फ्रेंड होती है। यक्षित राय सिंघानिया ये शादी तो नहीं करना चाहता, लेकिन वो किसी मजबूरन कारण अवनी से शादी करने वाला होता है और आखिरी मौके पे उसे पता पड़ता है कि वो शादी सिर्फ पैसे के लिए कर रही थी, शोहरत के लिए कर रही थी, अपने नाम के लिए कर रही थी। तो यक्षित राय को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसके माता पिता उसे रोक देते हैं और उसे कहते हैं कि इसको सही टाइम पे एक्सपोज किया जाएगा। यक्षित जो है शादी के लिए तैयार करके वहाँ होटल में पहुँचता है। वहाँ शादी की सारी तैयारियाँ हो रही होती हैं और मंडप में बैठ जाता है। जैसे ही पंडित जी उसके लिए मांग में सिंदूर भरने को कहते हैं, तो वहाँ कुछ ऐसा होता है कि वो शादी रुक जाती है और हमारी जो हीरोइन है वन्या, वो आती हैं और दुल्हन के जोड़े में और उनसे यक्षित की शादी हो जाती है। शादी होकर वो घर जाती हैं। घर पे उनको वहाँ पे उनके दादाजी मिलते हैं, यक्षित के पिताजी मिलते हैं, छोटा भाई मिलता है, दो दोस्त मिलते हैं और साथ में काम करने वाले मिलते हैं जो उनके बहुत ही करीबी होते हैं। लेकिन साथ में एक और भी मिलता है, एक छोटा बच्चा जो यक्षित को पिता कहता है, पापा कहता है। और वो व्याना वहाँ परेशान है कि वहाँ उसकी ना सास दिख रही है, न ददिया सास और ना ही कोई नंद। तो आखिर कहाँ है ये सब लोग? ये क्या सच में यक्षित का बेटा है या किसी और का बेटा है? यक्षित क्यों नहीं करना चाहता था किसी से भी शादी? क्यों उसको वन्या से शादी करनी पड़ी? और भी ऐसी बहुत सी चीज़ों के बारे में जानने के लिए, बहुत सी बातों के बारे में जानने के लिए सुने सीओ's फर्स्ट वाइफ। सच में एक ये बहुत अच्छी कहानी है। आप पढ़ेंगे ना तो कहेंगे सच में बहुत अच्छी है। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। छोटों को